बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा केस अपने अंजाम की जानिब गामजन। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी, जबकि मियां नवाज शरीफ ने भी जवाबी धमकी दे डाली है कि लोग नहीं मानेंगे। गेम चेंजर समझी जाने वाली दस्तावेजात गैर तस्दीक शुदा गैर जरूरी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जाली और खुद साख्ता दस्तावेजात पर 7 साल सजा का इंदिया भी दे दिया। कोर्ट रूम का अहवाल जानेंगे आमिर मतीन साहब से, जो खुद वहां पर मौजूद थे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने खिलाफ होने वाले एहतसाब को इस्तेहसाल करार दे दिया। एटमी धमाकों से लेकर ऑरेंज ट्रेन तक अपने मुखालिफिन को करप्शन ढूंढने का चैलेंज ही देते रहे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया जाए। GIT के मेंबरान फरिश्तों की तरह सादिक और अमीन बने बैठे हैं। तुम्हारा एहतसाब कोई नहीं मानेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपरदीर में धुआंधार तकरीर। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कब कब पाकिस्तानी अदालतों ने शरीफ खानदान के हक में भी फैसले दिए। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पूरे टूर्नामेंट में गायब रहने वाली पीपल्स पार्टी ट्रॉफी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कायदे इस इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, कमर जमान कायरा और लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने लगे हैं। शुरू दिन से ड्राइविंग सीट पर बैठे PTI के चेयरमैन इमरान खान की अचानक गैर हाजिरी में चहमगोइयां भी जन्म ले लगी हैं। सवाल यह है कि इमरान खान की अचानक सुप्रीम कोर्ट में गैर हाजिरियां क्यों? अदलिया से मायूस और सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट में पैनमा केस हल कराने की दावेदार पीपल्स पार्टी क्या आखिरी लम्हात में इमरान खान की पूरी मेहनत का क्रेडिट ले जाएगी? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि GIT रिपोर्ट की सेनेट में भी गूंज सुनाई थी। GIT रिपोर्ट को सराहने में पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल, मगर डॉक्टर आसिम पर बनने वाली GIT रिपोर्ट से पीपल्स पार्टी इनकारी क्यों है? क्या पाकिस्तान की ये अशराफिया सियासत को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करती है? इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आज की प्रोसीडिंग पर आमिर साहब आपसे जानेंगे, आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक जो पिन क्वेश्चन मेरे पास है कि आज की प्रोसीडिंग के बाद आपको क्या लग रहा है, केस किस जानिब जाएगा? ओवरऑल तो हम बात करेंगे, लेकिन केस किस जानिब जाएगा? ये शेर अब क्लीशे ही बन गया, इतनी दफा रिपीट किया है मीर तकी मीर साहब का, ये दोबारा यही पढ़ना पड़ता है दोबारा कि जी का जाना ठहर रहा है, सुबह गया या शाम गया। खूब गलती कर दी थी मैंने पिछली दफा, जी का जाना ठहर रहा है नहीं था पढ़ा, तो नई चीजें हम यही सुनते हैं कि दिल का जाना ठहर गया। मैंने ठहर गया पढ़ा, बल ठहर गया है ये काम। तो ये तयन हो गया है कि जो पैनामा का केस है ये ना ही के सियासी जलसों से हल होगा, ना ही ये जो धमकियां दे रहे हैं, और ना ही ये जो मीडिया के अंदर कैंपेन चलाई जा रही है ना, इससे इसके फ़र्क पड़ेगा इसके फैसले पे। बल्कि कल यहाँ पे ये तासुर दिया गया कि पुरानी वो दस्तावेज़ात को नया बना के पेश किया गया, और ये लग रहा था यहाँ पे कुछ टेलीविज़न के सेक्शन ऑफ द मीडिया में कि ये बस नया मवाद आ गया है और इससे सारा टर्न अराउंड हो जाएगा, और कल जो है ना बिल्कुल नवाज शरीफ साहब इससे बिल्कुल बरी हो जाएंगे और मुकदमा तो ख़त्म हो गया है ये सारा। मगर वो इतना बैकफायर किया है कि जब जज हजरात आए थे तो वो जो कह रहे थे ना, उनके गुस्से से उनके झाग निकल रही थी, वो अंग्रेजी का लफ्ज़ होता ना, फ्यूमिंग एक्सप्रेशंस थे उनके। उन्होंने सलमान अकरम जायदा साहब अभी रोस्टम पे आए नहीं थे, उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, ये जो जाएं फिर ये हमें डॉक्यूमेंट्स देने का क्या बात है, ये मीडिया को ही दें और बाहर जाके ये मुकदमा लड़ने या लड़ने का वो है। वो ऐसा गुस्सा था कि वो सारा दिन फिर रहा। तो वो जो हम सोचते रहते थे पहले इस मुकदमे में देख रहे थे, हमारा ख्याल था सलमान भट्ट साहब के साथ बहुत हुई है, बुरा सलूक हुआ है, हम फिर सोचते थे कि जनाब शायद आमिर साहब के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, और रोज़ जो है ना, मगर अभी जो है कल परसों ख्याल था कि तारिक हसन साहब के साथ जो हो गई है वो किसी बड़े वकील के साथ आज तक नहीं हुई होगी। मगर जो सलमान अकरम राजा ने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए कि आज वो जो उनके साथ भी हो गई है ना, ये भी तारीख का हिस्सा है कि वो कमाल ही था। बस उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने जो रसीदें नहीं पेश की थी वो आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जजों ने उठा के ना यूँ फेंकी, जो उन्होंने दी थी बरतानिया की रसीदें नहीं। तो जज साहब ने कहा कि जनाब ये आप क्या कह रहे हैं कि JIT ने जो सरकारी तौर पे बरतानिया से मंगवाई हुई है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत मुआहदे के तहत पे सरकारी तौर पे आई हैं, उन रसीदों के ना माने, आपकी जो अपनी कंपनी है, आपके अपने क्लाइंट हैं, उनसे आप प्राइवेटली जो लेके आ गए हैं उसको मान ली, क्या बात कर रहे हैं आप लोग?
तो ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, वो जो रात इतना शोर मचा हुआ था। और दूसरी जो दुबई की रसीदें थी, इसके स्क्रैप यूँ नहीं गया, उन्होंने कहा जी ये असल में दुबई से नहीं गया था, ये अबू धाबी से गया था। वो भी कोई इतना उनका आर्गूमेंट नहीं चला, वो ऐसे लग रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, वो 2 टायर 4 पेच और 4 सीटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गाड़ी के इंजन की बात नहीं हो रही। और इंजन ही तो चाहिए। इंजन ये था, इंजन की जो फैसला उन्होंने किया आखिर में, जब उन्होंने दोबारा रिकन्फर्म किया ना जजों ने, उन्होंने सलमान अकरम राय से पूछा जनाब कल हमने ख्वाजा हारिस साहब से ये सुना था, दोबारा रिकन्फर्मेशन चाह रहे हैं कि क्या वाकई दुबई की वो जो कंपनी है FZD कैपिटल FZD उसके वो चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, कैसे ना करते, अगर उनसे पहले पूछ लिया था तो उन्होंने इधर से उधर से चूके चनाचे करके ये भी कंफ्यूज करना था। मगर ख्वाजा हारिस साहब का ये कमाल था कि वो कानूनी लड़ाई करते रहे, मगर फैक्ट्स पे उन्होंने कोई झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने कहा उसके तनख्वाह भी लेते थे, उनका जो तनख्वाह नहीं लेते थे, उन्होंने कहा मगर वो एंटाइटलमेंट थी ना, तो वो वहीं से साबित हो गया था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की एक सॉलिड ग्राउंड बन गई है। सो वो तो वहाँ पे सेटल हो गई, रिकन्फर्मेशन की पता चल रहा था। मगर ये जो जिस तरीके से ये मुकदमा लड़ा गया है, तो ये क्लास साहब किताबें लिखने का इनको बड़ा शौक है, मेरी इनसे दरख्वास्त होगी कि एक और लिख दें कि वो जो है ना कि हाउ नॉट टू कॉन्टेस्ट अ केस, उसका टाइटल होना चाहिए कि मुकदमा लड़ने का असली गलत तरीका। ये हम पहले भी कह चुके हैं, ये किताब प्लीज़ एक लिख दें कि जिस तरीके से इसमें झूठ बोले गए हैं मुकदमे में, जिस तरह से फर्जरियाँ, फ्रॉड, जाली दस्तावेजात और क्या कुछ ऐसा झूठ, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट पे ये होता रहा है थ्रू 2.5 महीने में, ये मतलब शर्म आती है। उससे नेटफ्लिक्स वालों से बात करके, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स उन्होंने 5 सीजन तो आ गए हैं, क्यों ना ये शुरू तो इजाजत दें तो ये हाउस ऑफ शरीफ पे भी एक पूरे कुछ सीजन लिखे जा सकते हैं कि मिलजुल के काम किया जा सकता है। हाउस ऑफ शरीफ जो है ना, अब वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ही डम करके गिरता नजर आ रहा है। और आज जो सलमान अकरम राजा की क्लाइंट जो मरियम को बेसिकली बचाने की कोशिश थी, क्योंकि उनको भी शायद नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं बच रहे, तो वो उनका भी जो है ना फ्यूचर, सियासी फ्यूचर आज तबाह होता हुआ नजर साफ आ गया। 2 चीज़ें उनकी बड़ी क्लियर आ गई, एक तो उनको अब खतरा पड़ गया कि वो 7 साल की कैद भी हो सकती है। इमेजिन करना, पाकिस्तान में किसी खातून के लिए, वही प्राइम मिनिस्टर की बेटी के लिए दिल दहल जाता है सोच के ही। मगर क्या करें कि वो अदालत ने खुद ही, उन्होंने इतने गुस्से में थे कि जनाब आपने डॉक्यूमेंट जो हैं, ये जो एक ही डॉक्यूमेंट पे 5-5 लोगों के दस्तखत जो है ना उठा के इधर भी उधर से, और वो ऑलमोस्ट मान गए कि जनाब बज़ाहिरन तो ये आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये अकरम शेख साहब ने किया, ये मैंने नहीं किया, शायद उनसे गलती होगी। अदालत ने कहा नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट कैनॉट क्लोज इट्स आइज, और इसका किसी ना किसी को नुकसान भरना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ आप ये नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल से पूछा, उन्होंने 7 साल कैद है, तो एक ये लटक रही। दूसरी उन्होंने मान लिया आज कि बेनिफिशियल ओनर का जो ये रहता है कि वाकई वो हैं, तो वो एक स्टेज पे सलमान अकरम राजा साहब को मानना पड़ा। उनका ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि नहीं है, चूंकि चुनाचे, उन्होंने कहा नहीं, हाँ ना, उन्होंने कहा जी हैं, तो ये मान लिया गया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इनके ऊपर ये भी आ गया कि कंसीलमेंट, सदर साहब की तो जाएगी MNA शिप के, उन्होंने इसका नहीं बताया, मगर मरियम बीबी के अपने जो है कंसीलमेंट फैक्ट्स का आ गया। फिर उन पर मुकदमा जो बनता आ रहा है, हालांकि सलमान अकरम साहब राजा साहब कह रहे थे कि मेरे क्लाइंट्स का तो, इनकी तो कोई इलीगैलिटी नहीं है जनाब, ये उनकी अबेटमेंट की आती है कि ये जो सारी दौलत छुपाने का जो सिलसिला था उसके अंदर मेन उनको यूज़ किया गया है। वो एक बालिग है तो कफील, वो कफालत में तो अब है नहीं है, तो लिहाजा उनके ऊपर वो रहता है। फिर ये इन्होंने यहाँ टैक्सेस में डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये अगले रेफरेंसेस में चलेगी। ये रेफरेंस, अब असल ये है कि रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन के साथ क्या आता है, ये लड़ाई। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे आज की प्रोसीडिंग से मुतालिक तो बात हो रही है, खासतौर पर अजीजिया मिल्स के हवाले से भी बड़े अहम क्वेश्चन जो हैं वो जजेस साहिबान की जानिब से उठाए गए हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाबी धमकी ये दी है कि एहतसाब कोई नहीं मानेगा, पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। ब्रेकिंग हमारे साथ रहिए। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, एक बात तो आज एक बार फिर से एतराफ़ किया गया कि वाकई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है FZD कंपनी कैपिटल जो है उसके चेयरमैन रहे, डिस्क्वालिफिकेशन की सॉलिड ग्राउंड बनती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अवाम नहीं मानेगी अदालत का ये फैसला और एहतसाब जो JIT मेंबरान ने किया वो नहीं माना जाएगा। अवाम बड़ी स्लिपरी है, किस हवाले से? जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, अवाम ते ना रहना। मुड़ के देखा तो कोई ना। ये मियाँ साहब के अपने अल्फाज हैं, अच्छा आपने याद दिलाया। वो खुद कहते थे और बड़े ताने देते थे अवाम को, जनाब आप कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, और मैंने कदम बढ़ाया, मुड़ के देखा ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, ये खुद कहते थे। इसलिए मियाँ साहब ज़रा थोड़ा सा ध्यान, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं धीरज महाराज, ज़रा इस अवाम पे ना रहिएगा। ये अवाम बड़ी समझदार है। वो बेचारे भुट्टो साहब जैसे बंदा फांसी लग गया, अवाम को बड़े अरसे बाद ख्याल आया कि यार हम बहर नहीं निकले। खैर आज तक वो अपना कर्जा वापस कर रहे हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने किया तो कुछ नहीं, अल्लाह के फजल से अपनी तीनों हुकूमतों में वो वही भुट्टो साहब वाला कर्जा चल रहा है। खैर मियाँ साहब पे मैं बात करता हूँ। आज मुझे एक और बात पे, आमिर साहब तो मुझे ताना देते थे ना कि क्लासा साहब आप बड़ा लोगों से दिल लगा लेते हैं और बड़ा जल्दी दिल आपका टूट जाता है जी। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ नाउ आई हैव ए कंपनी, मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ और भी इस तरह सेंसिटिव लोग हैं जो जल्दी दिल लगा लेते हैं और फिर उनके दिल टूट जाते हैं। वो हैं जस्टिस अजमत सईद साहब, शेख अजमत साहब। आज उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्ट वही ही कहा है। उन्होंने कहा जनाब आज जो आपने जाली दस्तावेजात जमा करवाई हैं तो मेरा दिल टूट गया है। तो मुझे खुशी हुई कि मैं चले इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ जो जल्दी मैं लोगों से दिल लगा लेते और दिल अपना तोड़ बैठते हैं। तो चले वो जस्टिस अजमत शेख साहब भी मेरी लीग में है या मैं उनकी लीग में हूँ जिनके दिल टूट जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो आज वहाँ पे ये टनल का इफ्तिताह किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आमिर साहब। एक तो ये चौथी दफ़ा टनल का इसका इफ्तिताह हो रहा है सर जी, एक दफ़ा नहीं हो रहा। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा मियाँ साहब ने पिछले 1 साल में जब से पनामा शुरू हुआ है इन्होंने बहुत सारी दर्जनों जगहों पे जाके ऐलानात किए हैं, कहीं एयरपोर्ट दे रहे हैं, कहीं पे पुल दे रहे हैं, कहीं गैस दे रहे हैं। वो पहले जरा उसका फॉलोअप तो बनाया कि सवात में एयरपोर्ट बनना था, वो डेरा इस्माइल खां गए थे, वो 3.5 अरब रुपये हमारे वहाँ पे ये लोधरा का खा पी गए, उसका कोई पता नहीं किधर गया है। वो सिंध में गए थे। ये ऐसे ऐलानात होते रहेंगे या कुछ लोगों को मिलेगा। आज उन्होंने 20 उनको नाम किसी ने लिख के दिए जो उनके साथ MNA खड़ा था। वैसे उनको शर्म आनी चाहिए, वो मेरा ख्याल है जो MNA साहब थे कि जना मुशर्रफ साहब जैसे थे, बुरे थे, अच्छे थे, हम तो उनके नाकिद हैं। आप उन्हीं का नाम लेके चित्राल में आप वहाँ MNA बने और जाके बैयत जो है ना आपने नवाज शरीफ के नाम पे कर रहे हो। मियाँ साहब को भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए था कि हजूर वीर मुकाम भी खड़े थे उनके बेस्ट फ्रेंड। उनका वाक्य एक आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? बाद में सुनाएंगे, सुनाते हैं, वो भी सुनाएंगे आपको। जरा चौधरी शुजात साहब ने अपने दिल के फफोड़े एक दिन हमारे सामने खोले थे अमीर मुकाम साहब के बारे में, उस पर भी जरा याद दिलाएगा, भूलिएगा नहीं। उनको भी आना चाहिए था मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जिसको साथ खड़ा होकर लोगों से पूछ रहे थे इनको जानते हैं। तो जनाब आप इतना जना मुशर्रफ से आपके दिल में नफरत है, फॉर ऑब्वियस रीजन, वी अंडरस्टैंड, होनी चाहिए आपके साथ। उन्होंने बैड ट्रीटमेंट किया तो फिर उसके MNA आपको अच्छा लगता है, उसके जना मुशर्रफ के नाम पे लिए हुए वोट आपको अच्छे लगते हैं, उसको नवाज लीग में शामिल कर ले। उन साहब को भी थोड़ी सी ख्वाजा आसिफ वाली थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी, वो शर्म, कुछ हया, कि खड़े रहते, कुछ नहीं होता। अगर आपको चित्राल के लोगों ने मुशर्रफ के नाम पे दिया था वोट तो एक आध आवाज इनको भी रहने देनी चाहिए थी। इतना तो इनको भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए था कि जना मुशर्रफ बुरा है लेकिन जना मुशर्रफ का जो MNA है या उसके नाम पे लिए वोट वो हमें बड़े प्यारे लगते हैं। जना मुशर्रफ बुरा है लेकिन उसके वजीर जो थे वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, या उसके MNA। मियाँ साहब जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे आमिर कह रहे थे, ये अदालत को हॉस्टाइल कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मैं लड़ भिड़ के शायद मैं सियासी से मैं शहीद बनूंगा। लोग माजी में वो समझते थे कि हाँ ज्यादतियां हो जाती, अब की दफा इतना ट्रांसपेरेंट हुआ है, अब की दफा ये मजलूम नहीं बन सकेंगे। बड़ा मुश्किल है इनके लिए कि मीडिया ने जिस तरीके से इसको रिपोर्ट किया है, अगरचे उन्होंने ये आके ना उस पर कोशिश की है। और मुझे किसी ने कहा टनल के हवाले से, किसी मुझे इंजीनियर का मैसेज आया, उसने कहा एक्सीलेंसी, मैं अभी से कह रहा हूँ, मेरे कहते हैं बात नोट करके लिख लें, ये टनल अभी ये कंप्लीट भी नहीं है जिसकी इन्होंने वहां पे किया है जी। इसकी उन्होंने मुझे 2 चीजें बताई। उन्होंने कहा इसकी सेफ्टी सिस्टम भी इसका मुकम्मल नहीं है, इसकी लाइटिंग सिस्टम भी इसका मुकम्मल नहीं है। अगर कल को कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता कुछ इसके सेफ्टी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से या लाइटिंग में मसाइल की वजह से कल को हुआ तो उसका ज़िम्मा प्राइम मिनिस्टर पे है, ये कहा है उन्होंने मुझे कहा कि ये महमूद साहब याद करवा रहे थे कि मैं 1974 में भुट्टो साहब के साथ गया था एज इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जब इसका पहला जो है उद्घाटन। ये मेरे लिए खबर है जो अनवर महमूद साहब बता रहे हैं कि 1974 में पहला इफ्तिताह इसका भुट्टो साहब के दौर में। अच्छा, वैसे कितने लकी हैं नवाज शरीफ साहब के, भुट्टो साहब के दौर के काम शुरू किए हुए, ये किसी ना किसी तरीके से उनका जो इफ्तिताह करते हैं, बटन दबाते हैं, क्रेडिट ले जाते हैं। एटम बम वाला जो काम था वो तो भुट्टो साहब ने लिया ना, जिसको भुट्टो साहब कहते गए जी कि मुझे फांसी
इसलिए हो रही है कि मैंने एटम बम बनाया, उसका भी ये आज कल दावा यही है इन्हीं का है कि जी मैंने क्योंकि एक्सप्लोजन अप्रूव किया था, लिहाजा मेरा क्रेडिट है। अब टनल का जो है भुट्टो साहब के दौर में इफ्तिताह उन्होंने किया, चौथी दफा ये करके आ गए। खैर वो इंजीनियर साहब कह रहे हैं जनाब कल को अगर खुदा ना खासा इस टनल में कोई अगर ऐसी कोई चीज हुई, क्योंकि कंप्लीट नहीं है सारा सिस्टम और बड़ा जल्दी जल्दी इन्होंने कहा जी फौरी तौर पर इसको हमने इफ्तिताह करना है, तो उन्होंने कहा जनाब ये आप कल को हमारे ऊपर ना डाल दीजिएगा मलबा के इंजीनियरिंग का कसूर है, इंजीनियर्स की फॉल्ट थी, इंक्वायरी बिठा दो, गिरफ्तार कर लो, इनके बच्चों को पकड़ लो और इनको उन्होंने कहा जनाब ये आप अपने साहब पे डालिएगा जिन्होंने बगैर कंप्लीट किए इन चीजों को यहाँ पे किया है। सो आमिर साहब ये तो आपके ऐड कर दूं कि जो आप कह रहे हैं ना पीछे कदम बढ़ाओ, नवासी पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं होता। आज पीपल्स पार्टी के एक दोस्त साथ अदालत में बैठे हुए थे, उन्होंने सिर्फ एक वाकया याद कराया। उन्होंने कहा जी जब कुलसूम बीबी को लाहौर की माल रोड के ऊपर क्रेन उठा के लेके जा रही थी, मैं वो किसी नून लीग को शर्म नहीं आई थी। उन्होंने कहा जी अगर पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर या बेगम साहबा को उठाते लोगों ने जान दे देती थी, वहाँ पे गले कटवा लेने थे, वहाँ पे कोई नून लीग वाला उस क्रेन के साथ नहीं था लटका। वो क्रेन उठा के पूरे माल रोड पे कुलसूम बीबी को लेके वो जाती रही थी, तमीना दुल्ताना थी, वो दो एक थी ना में ये लतीफ़ा मशहूर हो गया था। अच्छा वो आपने याद दिलाया, ये लतीफ़ा वहाँ मशहूर हो गया कि नवाज लीग में दो ही मर्द हैं, एक कुलसूम नवाज और एक तहमीना दुल्ताना। ये लतीफ़ा था उनका, मर्द घरों में बैठे थे। कराची पे जब हमला हुआ था तो वहाँ 400 वर्कर जो ना बीबी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था अपनी जान देने के लिए। तो इनके वर्कर जरा टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अदलिया से बड़े खाइफ हैं क्लास साहब, लेकिन अगर माजी का हवाला हम देखें, पाकिस्तानी अदालतों ने शरीफ फैमिली के हक में भी तो बड़े फैसले दिए। आज हमारे किस्मत खान ने बड़ी ना अच्छी खासी रिसर्च की है उस नौजवान ने। आज हमने कुछ डिटेल निकाली आमिर साहब, जो आज वो बरस रहे थे कि फैसला नहीं मानेंगे, आदत पड़ जाती है, फैसला मर्जी का हो, इंसानी मिजाज है, तो आप मानते हैं, फैसले खिलाफ हो तो नहीं मानते। शरीफ खानदान पाकिस्तानी तरीक का सबसे लकीस्ट है कि जिसके हक में अदालतों ने सबसे इन्होंने ज्यादा इनके फेवरेबल फैसले, जुडिशरी के सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आपको डिटेल्स बताना शुरू करूंगा। जो सबसे बड़ा फैसला इनके हक में आया था 1993 में, जब इनकी असेंबली को उस वक्त चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बहाल किया था, और बेनजीर भुट्टो का बड़ा कमेंट आया था कि जनाब लाहौर के वजीर आजम को आप बहाल कर देते हैं, लड़काना के वजीर आजम को आप बहाल नहीं करते। 1990 में इट हैपेंड। और उसके बाद उसके बेनजीर भुट्टो ने यहां तक कह दिया था ये चमक का नतीजा है, उनका बहुत बड़ा कमेंट हुआ था। ये सबसे बड़ा उनका केस है। जुनैजो साहब की हुकूमत नहीं बहाल हुई थी, उन्होंने कहा था हम कर रहे हैं मगर अब क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं तो इलेक्शन कर दें। एक चीज ये उनकी जो मेन उसमें थी। इसके बाद बड़ा सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब डील करके गए यहां से और वापस है ये कोई तकरीबन कोई 7-8 साल बाद आते ही जनाब इनका त्यारा साजिश केस में जो इनको 14 साल सजा थी वो खत्म हुई। इन पे जो नाअहली की तलवार थी वो खत्म हुई सर। इन पे जो जुर्माने थे, मेरी तलाश है इन्होंने जुर्माने भी वापस ले लिए जो नैब को भरे थे, वो पैसे भी इन्होंने वापस ले लिए। जरदारी साहब ने गवर्नर राय लगाया था पंजाब में जनाब, वो भी अदालतों ने इनके हक में फैसले दिया। बाकी मैं आपको जरा इसमें डिटेल इसमें देता जाऊं कि यहाँ पे आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट में, वैसे लाहौर हाई कोर्ट से सबसे ज्यादा इन पे रहमदिली हुई है, इन पे मेहरबानी हुई है। का कोर्ट है। इन्होंने 26 जून 2009 को जो हेलीकॉप्टर केस में सजा थी नवाज शरीफ को, वो इन्होंने यहाँ पे आके कैंसिल कर दी थी कालदम की। हुदैबिया पेपर मिल जो सबसे बड़ा स्कैंडल है, लाहौर हाई कोर्ट ने इनके हक में वो फैसला दे दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज नहीं किया था सर। इसके बाद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो रेफरी जज साहब लोन डिफॉल्ट केस में रेफरेंस था वो खारिज किया 2015 में, ये अभी रिसेंट बता रहा हूँ। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का 1997 का हुदैबिया इंजीनियरिंग प्राइवेट केस लिमिटेड का था, शरीफ खानदान के खिलाफ चलान था, वो इन्होंने यहाँ पे इसको खत्म किया। आमिर साहब इतनी लंबी यहाँ पे डिटेल्स है जो हमारी स्क्रीन पे चल रही है कि इनका रेवेंट का केस था, स्टेट केस था, नैब में रेफरेंस था, वो इनके हक में हुआ। मैं क्विकली बताता हूँ टोटल हमने पिछले दिनों क्यों किया था। 32 केसेस थे, 18 साल से पेंडिंग है। 3 केसेस में नैब ने अपील नहीं दायर की, 3 केसेस में एफआई ने अपील नहीं दायर की और ये बरी कर दिया गया। और एक और बहुत बड़ा था, आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो मसूफ ने कहा था कि हमने जो 4 अरब रुपया देना है, बैंकों का लोन देना है, 4 बैंक थे, 9 बैंक थे, 4-5 अरब रुपए थे। उन्होंने कहा जनाब हमारी मशीनरी ले लें, इत्तफाक फाउंड्री ले लें। वैसे आजकल वो इत्तफाक फाउंड्री की सारी जमीन मलिक रियाज ने ले लिया। इत्तफाक फाउंड्री जो थी ना 1970-74 में जब ये नेशनलाइज हुई थी, वो ये पाकिस्तान के कोई 70वें-80वें नंबर की फैमिली थी। पावर में आने के बाद ये नंबर 1 पे आ गई है, पहली बात। मैं दूसरी एक जल्दी क्विकली कह दूं, ये जो बात करते हैं ना अवामी मैंडेट, हमारे पास अवामी मैंडेट है। अवामी मैंडेट से बड़ी चीज़ होती है आइन। अगर सारे इनके टोटल 20 करोड़ अवाम में जो है ना इनको मेरा 1.25 करोड़ वोट पड़ा हुआ है, अगर सारे मेंबर इनके 172 छोड़ दें, सारे मेंबर की इनकी तरफ हो जाए
तो आइन से बड़ा अवामी मैंडेट नहीं होता। रूल ऑफ लॉ, आइन इज ओवर एंड अबव एवरीथिंग। अच्छा, मैं इसकी ब्रेक पे चलेंगे, चले अभी अदालतों का सिलसिला जारी है और मियां साहब ने कहा ना मेरा इस्तेसाल हो रहा है। जरा प्रोड्यूसर साहब हमारे वो टेप दोबारा कौम को सुनाए जब सैफ रहमान साहब बता रहे थे मलिक कयूम को कि मियां साहब बड़े नाराज होंगे अगर तुसी बेनजीर भुट्टो नू अगर 7 साल सजा ना देती। जरा वो भी जरा टेप जरा कौम को सुनाए जो आज फरमा रहे थे कि हमारा हिसाब नहीं हो रहा, इस्तेसाल हो रहा है। अपने दौर में क्या क्या करते रहे। एक जुमला आखिरी बात, आप चले जाए उस पे, एक पाई की करप्शन साबित कर दे। मैं तो तंग आ गया उस जुमले से। एक पाई की ना जाने क्या मुराद। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे ये क्लिप और अदालतों के हवाले से जो मजीद डिटेल्स हैं वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो अब तक अदलिया से खाइफ थी कि मुल्तान का वजीर आजम हो तो हटा दिया जाता है, लाहौर का वजीर आजम हो तो नहीं हटाया जाता, अदलिया से खाइफ है फिर भी आखिरी मैचेस के दौरान ट्रॉफी लेने के लिए कोर्ट में क्या कर रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लिप तो हम सुनाएंगे लेकिन क्लास साहब अदालतों से मुताल्लिक मजीद अहम केसेस जल्दी से मैं बता दूं, वो बड़ी अहम हमारी रिसर्च है जो किस्मत खान ने आज बैठ के की है, बड़े घंटे लगे हैं। आपको याद होगा मियां साहब ने कहा था कि मैं जनाब जो मेरे हैं ना कर्जे 4-5 अरब आप ले लें, इत्तेफाक फाउंड्री सारी अपने पास रख लें। इत्तेफाक फाउंड्री लेने गए तो उनके अपने एक अदद कज़न थे, उन्होंने जाके स्टे ले लिया जी लाहौर हाई कोर्ट से। 14-15 साल स्टे चलता रहे। कभी सुना आपने तारीख में 14-15 साल केस चलाओ। अब उसी में जायदाद जो है वो इतने 100 गुना बढ़ गई थी कि वो पैसे बच गए। अब वही मलिक रियाज को दे दिए। मलिक रियाज साहब ने वो लेके उस पर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। हालांकि अंडर द लॉ आप नहीं कर सकते थे। जो इंडस्ट्री के लिए जमीन थी इत्तेफाक फाउंड्री की अरबों रुपए की हो गई है, वो मलिक रियाज के साथ उस पर हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। जो हमें कहते थे हमारी इत्तेफाक फाउंड्री उस पर वो थी तबाही। ऐसे हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड का केस था, वो इनके उसमें FIA लाहौर ने इनके खिलाफ कोई अपील नहीं की। ये मैं आपको बड़ी जल्दी से बता रहा हूँ। अच्छा, रमजान शुगर मिल का ये केस अभी चल रहा है SCCP में। जो कहते हैं ना हमारे खिलाफ ज्यादतियां होती हैं और हमारे खिलाफ केसेस बनते हैं। रमजान शुगर मिल में जो ऐसे SCCP के जो हैं उन्होंने जो काम किया वो कर दिखाया, वो आपके सामने। हुदैबिया पेपर मिल्स में चेयरमैन नैब ने पूरा का पूरा ना उसको दबा दिया। उन्होंने अपील ही नहीं की लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने वो उसको आकर सेटल करा दिया। अच्छा, चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इन्होंने 14 जनवरी को पिछली डेट्स में 2013 से इन्होंने उसको क्लोज किया है सारे का सारा। इंक्वायरी कमीशन सबसे बड़ा धांधली कमीशन जो बना था वो मियां नवाज शरीफ साहब के हक में उसका फैसला है। तो इमरान खान जिसके लिए 126 दिन बैठे रहे, ये मियां साहब कहते हैं कि मेरा इस्तेसाल हो रहा है, इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ की आपको कहानियां सुना रहा हूं कि धांधली कमीशन भी इनके हक में फैसला दे गया। नैब ने जो इनके खिलाफ केसेस बंद किए मियां साहब के खिलाफ, जरा सुनते हैं। इन्होंने सरकारी महकमे जहां हजारों मुलाजमीन की बरतरफियों का केस था वो 2 जनवरी 2004 को खत्म हुआ। इसके बाद इनका यूरिया खाद में इन पे इल्ज़ाम था नवाज शरीफ साहब पे कि 16 करोड़ रुपए का इनका नुकसान का इन पे स्कैंडल था। वो 16 जनवरी 2001 को बंद हुआ। खैर वो तो मियां साहब डील करके निकल गए थे। वो नैब के केसेस सारे के सारे इन पे बंद कर दिए थे। अच्छा, कीनिया में इन्होंने 2 शुगर मिले हैं, ये कैंप करने का केस था। वो जब इनकी नैब से डील हो गई वो बंद हो गया। इसके बाद इनके खिलाफ एक और केस था फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में, जो 50 करोड़ डॉलर जब बैरून मुल्क शिफ्ट करने थे, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब जो है नैब ने उनको भी इनके खिलाफ ये क्लोज कर दिया था। अच्छा, चीन से खराब इनकी खाद की दरामद का एक केस था। अच्छा, इस पे नवाज शरीफ, सैफ रहमान, इसहाक जो डार के खिलाफ BMW कार्स की दरामद का केस था, ये भी इन्होंने बंद हुआ इस पे। ऐसे मर्री में सैफ रहमान की रेडको को 15 एकड़ जमीन के अलाटमेंट का केस था, ये भी इन्हीं के हक में बंद हो गया। नवाज शरीफ कलसूम नवाज के खिलाफ मरी में लाज खरीदने का केस था, उसकी तहकीकात भी बंद हो गई। अच्छा, नवाज शरीफ के एक FIA के मुलाजिम थे वहां पे मोहम्मद शरीफ साहब, उनको गैर कानूनी ये तरक्की देने का था। अच्छा, यहाँ पे आजम होती साहब थे मोटरवे पे, इन्होंने दरख्त लगाने का इन पे एक अदा स्कैंडल आया था। अभी मियां साहब पूछते हैं बताएं हमारे अपने दौर में क्या ये नहीं आ रहा है कि ये गिनती नहीं हो रही। FIA में इन्होंने PIA में गैर कानूनी इनकी तरक्कियात हुई, तैनातियों का केस था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही कंपनी वो शेख सईद की जिसकी बात करते हैं उसको गंदम की इंपोर्ट का ठेका दिया था, वो स्कैंडल था। अच्छा, रेमंड में एक रेमंड में इन पे बना था एक स्कैंडल था, रोड्स बनाए, चीजें बनाई। FIA के केसेस बंद हुए, प्लाट्स के केसेस बंद हुए, नामालूम ज़राए से आमदन का केस था नैब में, अभी तक वो चल रहा है। ये लंबी डिटेल्स हैं जो मियां साहब की आपको स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं। किस बात का इस्तेसाल पे मुझे याद आया, अब आप जरा मेहरबानी फरमा के वजीर आज़म साहब को क्लिप भी कौम को सुनाए कि जी हमारा एहतसाब नहीं हो रहा, इस्तेसाल हो रहा है। और फिर
ये कौम को सैफ रहमान की और मलिक कयूम की दोबारा टेप सुनाए कि नवाज शरीफ साहब वहाँ क्यों नाराज हो रहे थे कि 7 साल से सजा कम नहीं देनी, क्योंकि कौम भी हमारे तक गजनी है ना, उस तरह की आदत पड़ी हुई थी ना, ये आदत पड़ी हुई है जुडिशरी से, ये एक्सपेक्ट करते हैं मियां नवाज शरीफ से। जरा सुनाए जरा। एक चलिए रिमाइंडर देते हैं जो आपने आज की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपर दीर गए थे और वहां पे कहा कि हमारा एहतसाब नहीं इस्तेहसाल हो रहा है। चलिए उनकी जुबानी पहले सुन लें आप। मैं बताना चाहता हूं, ये JIT को भी बताना चाहता हूं, ये PTI को भी बताना चाहता हूं, ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूं, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल है। मैं गारंटी से एहतसाब नहीं इस्तेहसाल है। मगर एडिटेड वर्जन दिखाया गया था PTV ने पहली दफा कि उसके साथ जो शॉर्ट्स जुड़े हुए थे ये जोड़ के चलाएगी, ये लाइव नहीं दिखाई। ये जो हाल तो ये है कि डर के हमारे लाइव दिखाने का हौसला नहीं था कि वहाँ नो गवाज नो के नारे ना लग जाए, और जो लगते रहे हैं। ये तो इस्तेहसाल था। अब आपको वो टेप एक बार फिर से सुनाते रिमाइंडर के तौर पे, जो सैफुर रहमान साहब बड़े चहीते समझे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, मलिक कयूम, जस्टिस मलिक कयूम साहब को जब उन्होंने फोन किया तो मोहतरमा के हवाले से और कैद के हवाले से कितने साल की होनी चाहिए, उसमें वो क्या फरमा रहे हैं। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना तो मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना बदलिए आप लोग, आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है। खुश सलूबी नहीं हो जाए ना ज्यादा अच्छा है कि सारी बात इनकी सुनते की। मेरा ख्याल है आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे, आज साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह। मेरे मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। आप ये तो 1% कह रहे हैं और मैं आप बात करें मानते हुए वो आदमी बड़ा आगे से लड़ता है जी, वो तो कहती है वो। अच्छा आप उसको मुझे बात बताइए, उसको सजा कितनी देनी है? जो आप उन्होंने बताया जी, उन्होंने बिल्कुल 7 साल से कम ही देनी, 7 नहीं देनी, 7 नहीं 5 साल कर देते। ये आप उनसे पूछ लीजिएगा, 7 तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ, ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिए। अच्छा जी। दूसरा मुझे वो जुर्माने का कर दिया मैंने, और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया, जिससे हमारे पैसे, और तीसरा जो है वो कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ जी, ये तो मैंने कर दिया। 2 साल ये नहीं काउंट करना, नहीं वो भी नहीं चलेगा, वो तो वो हो नहीं सकता जी। ये पकड़ा नहीं हुआ था हमारे केस में, ये पकड़ा नहीं हुआ था, और वो जो है उसको वैसे बेल पे है वो, तो उसका वो तो काउंट होगा ही नहीं। ये सारे ये जितना अच्छा है इसको अंदर ही रहेंगे। कल हो जाएगा, कल हमने फैसला भी सुना देना, कल ही सुना सर, कल ये मोहतरमा ये है वो जुडिशरी जिसकी मियाँ साहब को आदत है, और ये है वो एहतसाब जिसको इस्तेहसाल का नाम दे रहे। क्लास साहब डार साहब के भी ऊपर जाने, लेकिन मेरे पास 1 मिनट है, उसके बाद फिर ब्रेक की तरफ। मैं 1 मिनट में डार साहब पे अगले सेगमेंट में आके बात करते हैं। 1-2 इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट, कुछ पीपल्स पार्टी पे भी बात करते हैं। मजे की बात है वो अमीर मुकाम साहब का लतीफा न रह जाए। अमीर मुकाम साहब का लतीफा भी आ गया और ब्रेक भी आ गया। क्लास लंबा कहना है वो अगली दफा नहीं, आज मौका है मेरा, आज सुना दें। करते हैं। चलिए अभी छोटी हम ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे एक तो बड़ा जबरदस्त लतीफा है जो माइंड में है क्लास साहब के अमीर मुकाम साहब से मुतालिक, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन आज आपको पीपल्स पार्टी की भी जब बात करेंगे तो इसहाक डार साहब का भी जिक्र आएगा। पहले तो स्पेलिंग्स गलत थे, मिस्टेक्स थी, बहुत सारे नाम में इश्यूज थे, लेकिन अब कुछ और अहम मामला भी क्लास साहब निकाल रहे हैं। वो ब्रेक लेके वापस आएंगे, बताएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डार साहब के नए कुछ झूठ हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन अमीर मकाम साहब के हवाले से एक लतीफ़ा जल्दी से मैं सुना दूं। आमिर मतीन साहब ने पूछ लिया चौधरी शुजात हुसैन से कि चौधरी साहब ये बताएं, इतने सारे लोग आपको छोड़ के गए, 100-150 नवाज शरीफ साहब ने हाईजैक कर लिया आपका बंदा, वजीर छोड़ गए, अब आप यहाँ पे अकेले सर्दियों की शामों में बैठे होते हैं,
तो सबसे ज़्यादा दुख आपको किसका हुआ? ये मैं विटनेस हूँ इस गुफ्तगू का, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आमिर साहब तो शर्मा के नहीं बता रहे। तो चौधरी साहब ने कहा बाकी सब छोड़ गए, सियासी परिंदे होते हैं, ऐसे ही होते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, किसी से लॉयल्टी की तवक्को आप नहीं रखते, फेयर एनफ। लेकिन एक बंदे का मुझे बड़ा दुख है उसके छोड़ने का। तो इन आमिर साहब ने आगे होकर पूछा जी वो कौन? उन्होंने कहा जनाब ये उसका नाम है अमीर मुकाम। उनका क्यों दुख? अच्छा, हम भी हैरान हुए, मैं भी हैरान हुआ कि चौधरी साहब कह रहे हैं अमीर मुकाम का दुख है। इतने बड़े बड़े करीबी, बड़ी एक लंबी लिस्ट थी, हम समझ रहे थे उनका नाम लेंगे। 2-4 नाम इनके जहन में थे, 2-4 मेरे। उन्होंने जनाब के जिस दिन इस बंदे ने पार्टी छोड़ी है ना, इसको ना मुस्लिम लीग इनकी क्यू को, उससे और नवाज शरीफ को ज्वाइन किया, उससे एक दिन पहले अमीर मुकाम इनके घर गए हैं F8 में चौधरी साहब के। जी। और उन्होंने कहा जनाब कि मेरी अम्मा ने कहा है, मेरी वालदा ने कहा है, ये चौधरी साहब के अल्फाज हैं, मेरी वालदा ने कहा है, उनको अमीर मुकाम कह रहे हैं कि तुम्हें दुनिया में किसी को छोड़ना पड़े छोड़ देना, दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया छोड़नी पड़े छोड़ देना, तुमने चौधरी शुजात को नहीं छोड़ना, ये मेरी माँ ने कहा है। अमीर मुकाम कह रहे हैं चौधरी शुजात को, और कहते हैं अगले दिन जाके अमीर मुकाम ने नवाज शरीफ को ज्वाइन कर रहे हमारी पार्टी छोड़ दी। कैसे? ऐसी गल का मैंने दुख है कि माँ ने किया कि चौधरी शुजात ना छड़ी, इसने बता के अगले दिन जाके इसने छोड़ दी। माँ का नाम इसने क्यों इस्तेमाल किया? वैसे ही छोड़ देता। ये चौधरी साहब के अल्फाज थे, अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करके पार्टी छोड़ सकता है, तो मियाँ साहब जरा ख्याल करना। और दूसरा, जनरल मुशर्रफ को राम्स फील्ड ने, डिफेंस सेक्रेटरी ने 2 पिस्तौल दिए थे, 2 बड़े कीमती, और जनरल मुशर्रफ ने 1 पिस्तौल अमीर मुकाम को दिया था। पता नहीं साथ रखता है अपनी जेब में या नहीं रखता, मुझे ये समझ नहीं आ रही इसके पास कौन सी गीदड़ सिंह की अमीर मुकाम के पास कि चौधरी शुजात का दिल भी टूटा हुआ है, जनरल मुशर्रफ का भी टूटा हुआ है। जनरल मुशर्रफ को पूरे पाकिस्तान में कोई नजर नहीं आया पिस्तौल देने के लिए, उन्होंने अमीर मुकाम को दिया। और चौधरी शुजात को भी 100 बंदा पार्टी छोड़ के गया, किसी का दुख नहीं हुआ, उनको अमीर मुकाम। इस बंदे की कुछ है उसके पास वो आप भूल गए हैं कि परवेज लाई साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जब इसको वजारतें बांट रहे थे ना, इसको जो दे रहे थे, लेकिन मैंने ये वजारत लेके क्या करना है, इसमें तो एक पैसा नहीं है, पैसा नहीं। तो ये गिदड़ सिंह है, ये सारे बाबडा के ठेके जो मिलते हैं वहाँ के, वो वहाँ पे ये गिदड़ सिंह है। अब आते हैं डार साहब पे। आमिर मतीन साहब तो वजीर आजम के केस में इंटरेस्टेड है, पूरा मुल्क इस वक्त वजीर आजम साहब केस में इंटरेस्टेड है। आमिर साहब, मैं इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ, जो बड़ा केस है जो इसमें दब के रह गया, वो इसहाक डार साहब का केस है। उसको इस तरह नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आज तो लगता है उनके वकील कहीं नजर ही नहीं है, गायब हो गए। की थी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट उन्होंने दस्तावेजात को नहीं शामिल करवाई हैं। जैसे आज सलमान अकरम राजा साहब के साथ वहां पे सुना है बड़ी उनको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। कल इसी तरह तारिक हसन साहब का हुआ था, आज वो सीन से गायब हो गए हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं कि उनके वकील को पूरा सुना जाए। डार साहब को ये बहुत बड़ा केस है, और डार साहब, लोग तो कहते हैं ना ये एज ए उसके शरीफ फैमिली के फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं कहता हूं इट्स अदर वे अराउंड। डार साहब उल्टा उनको फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। मियां साहब को तो कुछ पता नहीं है। वेरी वेल सेड, जो पावर इन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किए हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए हैं। असल ये वेरी वेल सेड कि मियां साहब एक्चुअली डार साहब के फ्रंट मैन है, इस्तेमाल हो अदर वे अराउंड। आज जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए नए, एक नया डॉक्यूमेंट आज सप्लीमेंट्री होता है इसको कहते हैं, आज इसहाक डार साहब के वकील ने ये पेश किया सर वहां पे। इसमें सुन लें आमिर साहब, वैसे इन्होंने पूरे मुल्क को गजनी समझ लिया है, हमें समझ लिया है। आज की ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आमिर साहब, ये मजीद शॉकिंग। आज डार साहब ने फरमाया, जो पहला इन्होंने बयान दिया था अदालत में, जिससे हमने स्टोरी निकाली थी 3 लेटर्स वाली, उसमें इन्होंने दावा किया था कि मुझे 82 लाख पाउंड जो हैं वो दुबई के शेख साहब ने दिए थे। 82 लाख। इसहाक डार साहब के 20 लाख पाउंड चोरी हो गए हैं सर। वो किस अच्छा चोरी हो गए। अच्छा, वो जो 87 लाख थे, मुबारक के स्पेलिंग भी गलत थे, नयान के भी गलत थे, बिन भी गायब था। तो नई स्टोरी की ट्विस्ट ये है कि इनका 20 लाख पाउंड इसहाक डार साहब का चोरी हो गया। किसने चुराया? रातों रात एक रात में चोरी हो गया सर। आज के डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, पिछले में लिखा था इन्होंने कि 82 लाख पाउंड मुझे दिए थे 3 सालों के सर्विसेज के शेख निहान ने। आज जो नया इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया उसमें कहते हैं उन्होंने मुझे 61 लाख दिए थे। 20-21 लाख पाउंड डार साहब के गायब हो गए सर, रातों रात गायब हो गए। अच्छा, ये तो आज की कार्रवाई। अदालत ने ये कहा है कि जनाब इसके इतने ज्यादा ये सवाल हैं कि ये अदालत में ही जाके, छोटी अदालत में ट्रायल में जाएंगे, जो बच नहीं रही है सारी आएंगे। सुनना चाहिए इस बड़ी अदालत को सर। छोटी आगे सुने आमिर साहब, ये बड़ी और एक और अहम चीज है कि 82 लाख इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट में कहा, और जो लेटर्स हैं उनमें भी 82। अच्छा, वो लेटर भी लगे हुए हैं शेख निहान साहब के, उनमें 82 लाख की अमाउंट आ रही है। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट इन्होंने अपनी समरी दी है उसमें 62 या 61 लाख लिख दिया है। ये देखें अदालतों को कितना नॉन सीरियस लेते हैं कि जनाब हम जाएंगे जो लिख के दे देंगे नहीं पकड़ा जाएगा, नंबर 1। दूसरे, आज फिर इन्होंने जनाब जो अपनी पटिशन उन्होंने फाइल की है उसमें शेख अल निहान के स्पेलिंग फिर गलत हैं सर।
अल्लाह के फजल से जिस बंदे ने इनको 82 लाख पाउंड कैश में दिया था उसका नाम भी इनको पूरा लिखना नहीं आता। हाँ, एक काम किया है, उसका उनका जो लेटर में मुबारक गायब था, मुबारक, आज वाली में इन्होंने मुबारक लिख दिया, बाकी मुबारक हो, मुबारक हो। निहान के स्पेलिंग भी गलत है सर, और इसके बाद उन्होंने मुबारक भी इसमें ऐड कर दिया। एक और तीसरी चीज ऐड की है डार साहब ने आज, वो कौन सी क्लास? वो ये किया है कि पिछले इसमें ये लिख रहे थे, उसमें जो 3 लेटर्स हैं उनके शेख अल निहान के, उसमें कहते हैं कि मैंने 3 साल नौकरी की थी, 3 साल की मुझे पेमेंट हुई है। कितनी हुई है? 82 लाख मुझे पाउंड हुई है 2002, 3 और जो उन्होंने 4, 5 तक की बताई है 3 साल की, उसका उन्होंने 82 लाख पाउंड शो किया हुआ जो लेटर में लगा हुआ है। इसमें आज क्या लिखते हैं कि मुझे जितने भी पैसे मिले थे 61 लाख पाउंड, वो मुझे 2008 तक के थे। पहले उन लेटर्स में लिखा हुआ है कि 2005 तक इनको 82 लाख पाउंड मिले। आज नई कहानी उन्होंने डाल दिया कि नहीं, क्योंकि हमने 1-2 दिन पहले उठाया था सवाल कि हजूर वो अगले 3 सालों के पैसे किधर गए, तो डार साहब ने वो भी कवर कर लिए जनाब, लेकिन लेटर नहीं लगाया साथ में। ये पाकिस्तान के वाहिद सेनेटर हैं जो कि अपने आप को नॉन रेजिडेंट उन्होंने डिक्लेयर किया। 5 साल 2003 और 8 के दरमियान टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं तो वहाँ पे दुबई में रहता हूँ, पहली बात। दूसरा, ये आपकी बातें सुन के बस ज़हन में आ जाता है कि ये वो लोग हैं जो 30 साल से पाकिस्तान चला रहे हैं। अगर अपने अकाउंट्स इस तरह चला रहे हैं तो मुल्क का निज़ाम भी इसी तरह चल रहा है। इसीलिए ये सत्यानाश जो देख रहे हैं ये इसी वजह से। मैं जल्दी से रिकैप कर दूं, जल्दी से रिकैप, फिर आपने पीपल्स पार्टी पे आना है। और सेनेट में भी आज बात हुई है कि आज 3 बड़े काम हुए। इसाक डार साहब का 20 लाख पाउंड चोरी हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आज उन्होंने वो कवर कर लिया पीरियड के 2005 और 8 वाला भी उन्होंने उसमें शामिल कर दिया है कि इसमें मेरी वो तनख्वाह भी शामिल है। हालांकि जो लेटर लगाए हुए हैं वो 2005 तक के हैं, 82 लाख। 2 चीजें। और तीसरा जो इन्होंने इसमें काम किया है अल्लाह के फजल से, फिर नाम जो नई पिटीशन डाली है, अल निहान के स्पेलिंग भी गलत हैं, और इसमें बिन भी है, वैसे इसमें बिन है, जो लेटर लिया था अल निहान का उसमें बिन नहीं है, और मुबारक भी इसमें आ गया है। सो डार साहब आपने बड़ा खूबसूरत समअप किया है। जो बंदा अपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स, जिसको नहीं पता मैंने अकाउंट्स बना के सुप्रीम कोर्ट में कैसे देने हैं, वो इस मुल्क का 3री दफा वजीर आजम है, सारी वजीर खजाना है, और जो मुल्क की इकॉनमी का हशर हो चुका है ना, इसके बाद मैं कम अज कम सरप्राइज नहीं हूँ। ये जरा डॉक्यूमेंट तो दोनों पढ़े, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो परसों जमा करवाया अकाउंटेंट है ये, वो इससे नहीं मिलता। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उन्हें कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हमें गलत साबित करें। ये देख लें सर आमिर साहब, हमारे वज़ीर खजाना का तो ये हाल है। चलिए अभी आमिर साहब पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। आप डेली बेसिस पे जा रहे हैं कवर करने, पीपल्स पार्टी भी आजकल नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी का जो है बड़ा कुछ कहना चाह रहा था कि इतना कुछ ये कहते थे कि जनाब ये क्यों चली गई है पीटीआई अदालत में, ये पार्लियामान में होना था, कुछ नहीं है। तो बड़ी खुशी होती है आज कल देख के कि वो उसमें आ रहे हैं। अच्छा। पर मैं इसलिए नहीं कुछ खिलाफ कर सकता, क्लास साहब जो भी कहें कि वहाँ पे हमारी दोस्त हैं शहरी रहमान, वो आज आई हुई थी, तो मैंने वैसे ही ना उनको आज आंटी भी बना लिया है। आमिर साहब आपको लगता है जिंदगी नहीं सुन लें, वो बुरा नहीं मनाएंगी, वो वाहिद खातून है जिनके ये इश्यूज नहीं है। तो वो हुआ ये कि ब्रेक के दौरान हम चले गए सारे, तो इत्तेफाकन उस कमरे में पीटीए की सारी लीडरशिप भी बैठी हुई थी और शहरी रहमान और हम भी थे। तो वो नूर आलम साहब जो नए नए पीपल्स पार्टी से पीटीआई में गए हैं, और नदर गोंदल वगैरह ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने नूर आलम ने कहा आंटी आप पीटीआई में आ जाएं, आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। वहाँ जहांगीर तरीन साहब भी थे, उन्होंने भी कहा शहरी बीबी वाकई ये सही कह रहे हैं, वी रियली वांट यू देयर, आप करें। तो मैं वो आंटी आंटी चल रहा था, तो मैंने, हमारी पुरानी दोस्त है, मैं कुलीग रही हुई है, तो मैंने पूछा ये आंटी आपको क्यों कह रहे हैं, और आप बुरा नहीं बना रही है? कह रही वो असल में बिलावल मुझे आंटी कहते हैं ना, तो इसलिए इन्होंने भी मेरी मजाक ही बना लिया, आंटी सब ने कहना शुरू कर दिया, तो मैंने भी जो है ना अब आंटी बना लिया। बिलावल की आंटी है तो हमारी तो मैं सबकी आंटी। आप 2-4 गार्ड्स आज के बाद रख ले, शहरी रहमान साहब ने छोड़ना नहीं, आपको बड़े दिल की हैं। हमेशा हम ये बात करते हैं हकीकी ऑपोजिशन का किरदार इमरान खान ने अदा किया है, मगर अब क्यों गैर हाजिर है पीपल्स पार्टी आ रही? ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है कि अब तक जो दंगल लगा हुआ था, उस दंगल के जो हीरो थे वो तो इमरान खान थे, और मेरी अगर आप जान बख्शी करवा दें किसी तरीके से, तो मेरा दिल कहने को चाह रहा है, वो एक है ना, एक मुहावरा है कि गाँव अजे वस्या नहीं तो लुटेरे पहले पहुंच गए ने। तो लगता है कि गांव बस गया है और लुटेरे भी पहुंच गए, सियासी तौर पर लूट मार के लिए वो पहुंच गए। मतलब पीपल्स पार्टी को ख्वाजा आसिफ वाली ने टेप चला के सुनानी चाहिए कि कुछ शर्म, कुछ थोड़ी सी ग्रेस। और भाई आपने तो इमरान खान को और पीटीआई को ताने मार मार के आपने कहा ये कंस्पिरेसी कर रहा है, ये दुश्मनी कर रहा है, पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहा है इमरान खान। आप वहां सुप्रीम कोर्ट चले गए, इंसाफ नहीं मिलेगा। तहरुल कादरी साहब भी उस बैंड बाजे में शामिल हो गए थे जी, क्या करने पहुंच गए वहां पे, जेआईटी भी ये आपको मायूस करेगी, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, बला बला।
सबसे ज्यादा तनकीद टीवी टॉक शोज उठा लें या इनके पार्लियामेंट में तकरीरें उठा लें, ये खुर्शीद शाह साहब, मैं तो हैरान हूं वैसे। आज पीपल्स पार्टी ने हाईजैक कर लिया। आज ना लतीफ खोसा साहब फ्रंट सीट पे बैठते हैं, खुर्शीद शाह साहब फ्रंट सीट पे हैं, कैरा साहब पहुंच गए, इनकी नई जो अब ये नई बनी आंटी हैं शहरी रहमान साहबा, दोस्त है वो, मजाक कर रहा था मैं। लास्ट 1 मिनट सेनेट पे भी बात पर क्या करेंगे। ब्लेम करेंगे कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, थ्रू आउट आते रहे हैं और कोई लॉजिक उनके कोई दोस्त मुझे समय सबसे पूछता रहा हूं कि क्यों नहीं आ रहे, वो किसी के पास कोई जवाब नहीं, तो खुद ही बता सकते हैं, पता नहीं क्यों। एक शेर है, मैं पीपल्स पार्टी पे मैं जरा शेर पढ़ना चाहता हूँ। जफर इकबाल साहब ओकाड़ा के हमारे बड़े शेर हैं उर्दू गजल के, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे एक का ज़बानी शेर याद है, उन्हीं जफर इकबाल साहब के। वो कहते हैं झूठ बोला है तो कैम भी रो इस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए यही शेर है। अब तक पूरा साल गालियां देते रहे इमरान खान को, सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, कुछ नहीं होगा, फलां होगा। अब आप ये फरमाते हैं कि जनाब बहुत बड़ा इंसाफ होने जा रहा है, अब आपने जाके पूरे गांव पे कब्जा कर लिया। किसी ने लास्ट बता दूं, किसी ने पीपल्स पार्टी ने लाइटर वेन में बताया, उन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने कहा ड्यूटी जो है रखो, अगली यदि ऐसी भी केस भुगतते हैं तो चेक करके आओ ये होता कैसे है। आज सेनेट में सुन लें, आज सेनेट में बड़ी और भी बड़ी तकरीरें हुई हैं वहां पे, उस पर उन्होंने कहा है, आज सेनेटर जो मुशाहिदुल्लाह साहब और परवेज रशीद ने कहा है कि वाजिद जिया ने अपनी कजन की फर्म को 49,000 पाउंड दे दिए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हुजूर आप लोगों के शरीफ खानदान पे हसन रजा की स्टोरियां छपती रहती हैं लाहौर से, 8 अरब रुपया उनकी सिक्योरिटी पे लगा है, सिर्फ शरीफ खानदान के जो 5-6 घरों को उन्होंने दर्जा दिया हुआ है। अगर एक फर्म को 49,000 पाउंड के बदले कुछ चीजें आ गई हैं, 8 अरब उनको याद नहीं है तो सिक्योरिटी पे लगा है, 49 लाख। ये मुकदमों में बता दें कि गवर्नमेंट के उससे टैक्स पेयर्स के पैसों से कितना पैसा दिया आने वाले दिनों में ये चीजें सामने आ जाएंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।